तो कहानी के शुरू में बताया जाता है कि अमेरिका में जितने भी इमिग्रेंट्स यानी दूसरे मुल्कों से लोग रहने आए थे, उनके लिए जिंदगी यहाँ पर तंग कर दी गई थी। लोग उनसे या तो बहुत ही कम पैसों में बुरे बुरे काम करवाया करते थे या फिर टॉर्चर सेल में बंद कर दिया जाता। उन्हें किसी पपेट से ज्यादा अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट बस इसी चीज पे बातें करती रहती थी कि आखिर इन लोगों का क्या किया जाए। सीन कट होकर हम एक होटल पे ये जेपी को देखते हैं, हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर। वो जब यहाँ अपने ऑर्डर्स पे कर रहा था तो तभी उसकी बहन यहाँ आते हैं और उसे खुशखबरी देती है कि उसका बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। जेपी ये सुनकर बहुत खुश होता है। घर जाकर हम देखते हैं कि जेपी की पूरी फैमिली लिली के लिए एक पार्टी कर रही थी। इसी पार्टी के दौरान जेपी भी लिली से कहता है, मुझे तुम पे प्राउड है, तुम बहुत अच्छे हो और हाँ, मैं तुम्हें याद भी करूंगा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि जेपी नोट करता है कि लिली ने अपने कान के पीछे एक टैटू बनवाया है, जिसके बारे में लिली जेपी से कहती है, प्लीज यार मॉम को मत बताना। सीन कट होकर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि लीगल इमिग्रेंट्स और उनके अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी ऑर्डर के चलते पुलिस भी जेपी के घर आकर उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी अमेरिकन सिटीजन नहीं थे। सभी के पेरेंट्स को पुलिस किसी और सेल में बंद करती है, जबकि बच्चों को दूसरे सेल में। जेपी इस सारी सिचुएशन में परेशान इसलिए था क्योंकि उसकी बहन को जेल में डालने के बजाय एक बस के जरिए किसी और जगह ले जाया गया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि जेपी को एक ऑफिसर ने बुलाया है। ये लीगल ऑफिसर थी जो जेपी को बताती है कि तुम्हारी मॉम को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि कोई अमेरिकन सिटीजन तुम्हें लीगली अडॉप्ट कर ले। लेकिन ये भी खासा मुश्किल था। अगर जेपी को डिपोर्ट नहीं होना था तो उसके पास एक दूसरा ऑप्शन ये भी था कि वो गवर्नमेंट के बनाए शेल्टर होम में एज वॉलंटियर काम करना शुरू कर दे। जेपी इस बात के लिए मान जाता है और अब शेल्टर होम के 2 ऑफिशियल्स उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसके साथ बहुत से और इमिग्रेंट्स भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए थे। इंटरव्यू देने के बाद इन सब की ऐसे पिक्चर बनाई जाती है जैसे क्रिमिनल्स की बनाई जाती हो। अब ओल्ड होम जाने से पहले एक ऑफिसर उन्हें रूल्स बताते हैं। सबसे पहला ये कि वहाँ जाने के बाद वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में नहीं रह पाएंगे। दूसरा ये कि उन्हें गवर्नमेंट के लगाए कर्फ्यूज को फॉलो करना होगा और तीसरा ये कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का मिसबिहेव किया तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। इसी के साथ इन सब के पाँव में एक मॉनिटर डिवाइस पहना दी जाती है जो कि इनकी हर मूवमेंट में नजर रखने वाली थी। इसके बाद इन सब लोगों को ओल्ड शेल्टर होम लेके आया जाता है, जहाँ इनकी मुलाकात सबसे पहले यहाँ के फाउंडर से होती है। उसकी दी हुई स्पीच पे ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसके बाद फाउंडर इन्हें मिलवाते हैं अपने ऑपरेशन ऑफिसर से, जिसमें एक का नाम था सिंथिया और दूसरे का नाम था जेम्स। ये लोग जब एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं तब जेपी गार्डन में बैठी हुई एक ओल्ड लेडी को नोटिस करता है जो उसे काफी गौर से देख रही थी। उसके हाथ में एक लिली था। खैर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही इस पूरे शेल्टर होम का टूर उनका कंप्लीट हुआ तो उन्हें खाना दिया गया। जेपी इस टाइम अपने पूरे ग्रुप के साथ था। अपने फ्रेंडली नेचर के चलते वो सबसे मजाक करने की कोशिश करता है और अपने खाने का भी मजाक बनाता है जो कि काफी बकवास था। इनके ग्रुप में एक लड़की बिल्कुल अमेरिकन लग रही थी। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। जवाब में वो लड़की बताती है कि वो अमेरिकन नहीं बल्कि अर्जेंटीनियन है। इनकी इन्हीं सारी बातों से तंग आकर इनके ग्रुप में बैठी हुई कैमेलिया नाम की लड़की उनसे कहती है, तुम लोग जितना इन चीजों को इजी ले रहे हो उतना इजी ये सब है नहीं। अगर तुम लोग सोचो तो हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं। जब कोई इसके बात पे ध्यान नहीं देता तो वो गुस्से में यहाँ से उठकर चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि जेम्स यहाँ आकर सबको उनके यूनिफॉर्म्स देता है। साथ ही साथ उसने सबको उनकी ड्यूटीज भी बताती थी। अब शेल्टर होम के अंदर जहाँ इन्हें बूढ़े लोगों की खिदमत करनी थी, वहाँ जेपी को दोबारा वही लेडी मिलती है जिसे वो पहले गार्डन में भी देख कर आया था। वो इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन ये लेडी कुछ नहीं बोलती और फिर जब वो उसके लिए बुक पढ़ने लगता है तो एकदम से वो लेडी फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं, तुम, हम सब यहाँ मर जाएंगे, हम यहाँ फंस चुके हैं। इससे पहले कि वो यहाँ कुछ और भी बोल पाती तो जल्दी से सिंथिया, यहाँ की ऑपरेशन ऑफिसर, यहाँ आकर उसके गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे यहाँ से ले जाती है। शाम भी जब ये लोग दोबारा खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अब सबके पास बताने को बहुत कुछ था। एक लड़का इन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि उन डार्क ग्लास के पीछे से हमारे ऊपर ऑफिशियल्स नजर रखते हैं और साथ ही उस लेडी का बिहेवियर, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़का काफी डरा हुआ था। वो जल्द ही यहाँ से जाना चाहता था। दूसरों को मना करने के बहुत बावजूद भी वो जैसे ही वहाँ जाकर डोर खोलने की कोशिश करता है तो यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर उसके ऊपर टीजर गन से हमला करते हुए उसे यहाँ से ले जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग यहाँ से जा चुके थे। आधी रात में
जब जेपी वॉशरूम में जाने के लिए उठता है तो फैसिलिटी के बाहर एक उल्लू को नोटिस करता है, जिसे वो इग्नोर करके वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से बाहर आते ही वही ओल्ड लेडी जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो बार बार यही कह रही थी कि वर्जाइल तुम्हें यहाँ से छुड़वा लेगा। इससे पहले कि ये ओल्ड लेडी जेपी को कोई नुकसान पहुंचा देती, वक्त रहते ही सिंथिया यहाँ आकर उस ओल्ड लेडी को बेहोश कर देती है, जबकि जेम्स यानी इनका लीडर जेपी के कमजोर होने पर उसे डांटता है। अगले दिन इन सब लोगों को एक ऐसे वार्ड में लेकर जाया जाता है जहाँ सभी सीरियस पेशेंट्स थे। इस जगह का फाउंडर जेपी से इस टाइम माफी मांगता है और कहता है कि रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रात मेरी ही गलती की वजह से इस वार्ड का डोर खुला रह गया और ये लेडी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। ये सारी बातें सुनने के बाद बाकी सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेपी रिक्वेस्ट करता है यहाँ रुककर काम करने का। उसकी ये बात सुनते ही जेम्स का तो मुंह बन चुका था, लेकिन यहाँ पर फाउंडर उसे जेपी से तमीज से पेश आने को कहता है। जेपी अब जैसे ही एक पेशेंट को उसके बिस्तर पे लिटाने के लिए गया तो एकदम से साथ वाले बेड पे लेटे हुए एक ओल्ड मैन ने उसे जोर से काट लिया, इतने जोर से कि वो बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर खुश हो गया था कि जिस वार्ड में अब उसे शिफ्ट किया गया था वहाँ पर उसकी बहन ही काम करती थी, पर अफसोस ये सब उसका इल्यूजन था। ठीक तरह होश में आने पे उसने देखा कि ये तो उनकी ग्रुप की मेंबर है जो इस टाइम उसकी बैंडेज कर रही थी। रात खाने के बाद ये लोग दोबारा एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं और इस टाइम ये लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और उसे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था। उसके बारे में जब वो यहाँ की हेड सिंथिया से पूछते हैं तो सिंथिया उन्हें बताती है कि उस लड़की को तो वापस भेज दिया गया है जेल में, लेकिन उसके जाने के बाद एक मैक नाम का एक लड़का अपने ग्रुप को बताता है कि सिंथिया झूठ बोल रही है, देखो उसका इनहेलर यहाँ है, वो अपने इनहेलर के बगैर कहीं नहीं जाता, जरूर उसे यहीं कहीं छुपाया गया है। ये लोग यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपनी अपनी ड्यूटीज पे ये लोग वापस चले जाते हैं और बिग बैग अब उसी ओल्ड लेडी को लेकर एक दूसरे ओल्ड मैन के रूम में चला जाता है ताकि ये दोनों आपस में कुछ बात करके अपना दिल हल्का कर सके। इसी दौरान जब वो टीवी ऑन करने लगा तो पीछे से हमने देखा वो आदमी जो बेड पे लेटा था उसका हाथ अजीबोगरीब तरीके से मुड़ गया। इससे पहले कि पीछे मुड़कर बिग मैक उसे देखता, उसका हाथ वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। बिग मैक उसके करीब जाकर उसकी सांसें चेक करता है तो उसे पता चला कि इस आदमी ने सांसें लेना बंद कर दी है, शायद वो मर गया होगा। इससे पहले कि वो उसकी पल्स चेक करता एकदम से वो आदमी बेड से उठ खड़ा हुआ, उसकी हड्डियां उसकी पूरी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लगी, यहाँ तक कि वो उल्टा हो गया और किसी मॉन्स्टर की तरह चलने लगा। इस टाइम वो किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। बिग मैक भी उससे डरकर वहाँ से चला गया और फिर हमें खबर मिली कि वो आदमी मर चुका है। उसके मरने से फैसिलिटी में काफी अफरा तफरी मच चुकी थी, इसीलिए फाउंडर सब लोगों की मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि वो आदमी कैसे मरा इस चीज की इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर ली जाएगी। आप लोगों को फिलहाल अपनी ड्यूटीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अलबत्ता बिग मैक ने अपने पूरे ग्रुप को उस आदमी की मौत के बारे में बता दिया था कि कैसे वो अजीबोगरीब तरीके से मरा था। इस मीटिंग के बाद यहाँ का फाउंडर यहाँ के हेड जेम्स और जेपी को लेकर ग्राउंड में आता है और मिलवाता है अपने ओल्ड से जिसका नाम वर्जाइल था। ये वर्जाइल रात में इस जगह पर नजर रखने का काम करता था। फाउंडर के इन दोनों को यहाँ लाने का मकसद ओल्ड से मिलवाना नहीं था। वो इन दोनों को बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने तुम दोनों एक दूसरे को गले लगाओ और अपने दरमियान की दूरियां मिटा दो। फाउंडर को दिखाने के लिए ये दोनों एक दूसरे से गले तो मिलते हैं, लेकिन कानों में इन दोनों ने ही एक दूसरे की बेइज्जती की। इन्होंने एक दूसरे को माफ नहीं किया था। जेपी ने तो जेम्स को इसीलिए गले लगाया था कि वो उसके पॉकेट से चाबी निकाल सके। रात होने पर हम देखते हैं कि जेपी अपने साथ साथ अपने पूरे ग्रुप के एंकल मॉनिटर उतारने में कामयाब हो जाता है। ये लोग यहाँ से भागना तो नहीं चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। सभी यहाँ पर काफी मजे करते हैं और इस सब के दौरान जेपी अपने ग्रुप मेंबर के करीब भी आ जाता है। अब सुबह जब जेपी की आँख खुली तो उसके सामने एक ओल्ड लेडी थी। वो घबरा गया कि उसकी ग्रुप फेलो को क्या हुआ था, लेकिन तब उसे पता चला कि ये तो असल में ओल्ड लेडी ही है जिसे उसकी फ्रेंड ने यहाँ लिटाया था उसके ऊपर प्रैंक करने के लिए। अब ये लोग किसी की भी नजरों में आने से पहले अपने एंकल मॉनिटर वापस पहन लेते हैं और अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ वो ओल्ड लेडी जो जेपी को काफी गौर से देखा करती थी, वो जेपी को अपनी तरफ बुलाते हैं और उसे एक कोटी कैचर देती है। इससे पहले कि वो उससे कुछ कहती, सिंथिया और जेम्स यहाँ जाते हैं। सिंथिया उसे बेहोश करके यहाँ से ले जा चुकी थी। जेपी खाली वक्त में उस ओल्ड लेडी के दिए कोटी कैचर से खेलने लग जाता है और नोटिस करता है कि उसके ऊपर हेल्प लिखा था, यानी वो ओल्ड लेडी किसी मुसीबत में थी और उससे हेल्प मांग रही थी। ये जानकर जेपी परेशान हो जाता है और चुपके से उस लेडी के वार्ड में जाता है जहाँ वो लेडी सो रही थी। वो उस औरत को जगाकर उससे पूछना चाहता था कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसकी नींद बहुत गहरी थी।
और शायद ये सिंथिया के दिए हुए इंजेक्शन की वजह से हुआ था। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, यहाँ उसे कुछ शोर सुनाई देता है। जल्दी से जेपी इस औरत के बेड के नीचे छुप गया और उसने देखा कि अब इस रूम में सिंथिया और जेम्स आए थे। उन्होंने उस ओल्ड लेडी को कुछ इंजेक्शन लगाए, जिसकी वजह से ये ओल्ड लेडी और भी ज्यादा कमजोर हो जाती। उनके जाने के बाद जेपी दोबारा इस ओल्ड लेडी के पास जाता है। उसे इस लेडी के कान के पीछे कुछ दिखाई दिया। बाल हटाने पर जेपी ने देखा कि उसकी कान के पीछे एक बटरफ्लाई वाला टैटू था। ये देखते ही वो पहचान गया कि ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही थी। और ये ओल्ड लेडी बार बार जेपी को क्लूज दे रही थी कि जेपी कभी तो उसे पहचान ले, क्योंकि उसका नाम लिली था, इसीलिए वो हर वक्त लिली पकड़े बैठी रहती थी। और ये कोटी कैचर भी उसने इसीलिए बनाया था क्योंकि जेपी और लिली बचपन में इसी से खेला करते थे। जेपी की हालत अब डर से बुरी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, वो हाथ लग जाता है जेम्स के, जो उसे पंच करके अब पकड़ लेता है। सीन कट होकर अगले दिन हम जेपी के ग्रुप को देखते हैं, जो सभी जेपी के अचानक गायब होने की वजह से परेशान है। ये लोगों के साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ था, इससे पहले भी इनका एक साथी इसी तरह गायब हो चुका था। और अब ये लोग खामोशी से बैठने वाले नहीं थे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके ही रहेंगे। इसीलिए कैमेलिया जेम्स को अपनी बातों में लगाती है, जबकि बिग मैक के साथ दूसरी लड़की जेम्स के ऑफिस में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बिग मैक को इस फैसिलिटी के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं और इसी ब्लूप्रिंट के अंदर एक मशीन का भी ब्लूप्रिंट था जो काफी अजीब थी। उसका क्या मकसद था ये लोग नहीं जानते थे। फाइल्स को छेड़छाड़ करने पे इन लोगों को पता चलता है कि इस टाइम क्रिस एक सॉलिटरी में है, वही लड़का जो पहले गायब हुआ था। जहाँ बाहर जेम्स भी कैमेलिया की बातों से तंग आ चुका था, इसलिए वो वापस अपने ऑफिस में चला जाता है, जिससे बचने के लिए बिग मैक और वो लड़की यहाँ फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि जेम्स ज्यादा देर यहाँ रुका नहीं। इससे पहले कि वहाँ से निकलने के बाद ये अपने दूसरे साथी को सब कुछ बता पाते, जेम्स बिग मैक के पीछे आकर उसे वेंट के स्क्रूज टाइट करने का काम दे देता है। सीढ़ी पर चढ़कर बिग मैक अब ये काम करने लगा, जबकि दूसरी तरफ एक ओल्ड पेशेंट ने सिंथिया के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले को बचाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ ऑफिसर उस आदमी को रोकने की कोशिश में लग जाता है। वो आदमी लग जाता है बेचारा बिग मैक के लेडर पे और ऐसे बिग मैक लेडर समेत ही नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश हुए बिग मैक को ये सब लोग यहाँ से ले गए, जबकि अब इनके ठोकर हमें जेपी को दिखाया गया। जेपी का आधा चेहरा अब किसी बूढ़े इंसान की तरह लग रहा था और उसके हाथ पांव को एक चेयर से बांधा गया था, बिल्कुल यहाँ मौजूद 3 और लोगों की तरह। जेपी यहाँ देखता है कि जेम्स और सिंथिया ही यहाँ ये गलत काम करते हैं। इस टाइम जेम कोई केमिकल बना रहा है जिससे ये लोगों को बूढ़ा कर देते हैं। जेपी ने यहाँ ये भी नोटिस किया कि जेम्स और सिंथिया जिस दरवाजे से यहाँ से बाहर जाते थे वो दरवाजा एक कोड से खुलता था, इसलिए उनके यहाँ से बाहर जाते ही उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। सीन कट होकर अब हमें बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की रेस्टोरेंट चेन बहुत ही ज्यादा कमाल की चल रही है, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही सस्ता और बहुत मजेदार है। और इसके पीछे का राज यही था कि ये लोग इंसानों का गोश्त खा रहे थे, उन्हीं इंसानों का गोश्त जिन्हें शेल्टर होम में बुढ़ा किया जा रहा था। हम देखते हैं कि उन्हीं इंसानों को सीधा क्रशर में डालकर उनकी बर्गर पैटी बना दी जाती है। और ये बात जानते हुए भी ये आदमी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका का पार्ट ही नहीं है तो उन्हें अमेरिका में रहना भी नहीं चाहिए। सिनकट होकर हम जेपी को देखते हैं, जो कि अब अपनी चेयर से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ गेट के पास भी पहुँच चुका है। अब यहाँ उसे पासवर्ड की जरूरत थी जिसे लगाकर वो यहाँ से भाग जाए। इस टाइम पर उसे उस औरत की बातें याद आती हैं जिसने वॉशरूम में जाते हुए उसके ऊपर हमला किया था और उसे कहा था कि वर्जाइल से तुम बच जाओगे। वो जैसे ही वर्जाइल कोड लगाता है तो ये दरवाजा खुलकर वो अब आजाद हो चुका था। उसके यहाँ से भागने का पता जेम्स को भी चल जाता है और वो इस चीज की खबर सिंथिया के साथ साथ फाउंडर को भी कर देता है, जो इस टाइम बिग मैक को अपनी ड्रग्स देकर बुढ़ा करने वाले थे। ये तीनों जल्दी से यहाँ से जेपी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि बिग मैक भी सिर्फ बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था ताकि वो इनकी लैब तक पहुँच पाए। आंखें खोलने के बाद वो दिखता है कि जेम्स हड़बड़ी में अपनी कीज यहीं भूल गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेपी बहुत ही मुश्किलों से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है। भागते भागते वो एक दूसरे रूम तक पहुंचता है और ये देखकर वो खौफ में आ चुका था कि सभी इमिग्रेंट्स को ये लोग चॉपिंग मशीन में डालकर मार दिया करते थे और इन्हीं लोगों का मीट इन्हीं लोगों का गोश्त अब अमेरिकन खा रहे थे। वो जैसे ही इस रूम से बाहर निकलता है तो यहाँ उसे अपने ग्रुप की एक मेंबर मिलती है जिसे वो सब बताने ही वाला था, लेकिन इतने में ही उसके सामने जेम्स भी आ गया। जेम्स को देखते ही इस लड़की ने जेपी के गले पे
एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया और हमें पता चला कि वो इन लोगों के साथ सिर्फ एक जासूस की तरह मिली हुई थी और असल में वो तो खुद जेम्स की टीम का पार्ट थी। जेपी को जब होश आता है तो वो अपने आप को फाउंडर के सामने पाता है और देखता है वो लड़की जिसे वो पसंद करने लगा था, जिसे वो अपना ग्रुप मेंबर समझ रहा था, वो इस आदमी के साथ डांस कर रही है। उसके होश में आते ही यह आदमी इस लड़की को छोड़कर जेपी को बताता है कि वो भी अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों की तरह एक कैनिबल है, यानी उसे भी इंसानों को गोश्त खाना बहुत पसंद है। इस टाइम भी वो ड्रग्स के असर में था और इससे पहले कि वो दोबारा बेहोश हो जाता, वो इस लड़की से पूछता है कि लिली के साथ तुम लोगों ने क्या किया। जवाब में वो लड़की बताती है कि कुछ नहीं, बस हमने उनको कुछ हार्मोन्स दिए, जिन हार्मोन्स की वजह से उनका गोश्त इंसानों के खाने और हजम करने के काबिल हो जाता है। इन्हीं हार्मोन्स के साइड इफेक्ट में लोग बूढ़े भी हो जाते हैं और लोगों को बूढ़ा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बूढ़े लोगों के मरने पे कोई सवाल नहीं करता। और जैसा हमने देखा था कि एक आदमी अजीबोगरीब तरीके से मर गया, वो भी इसी हार्मोन की वजह से हुआ था। इस टाइम उसके साथ वो प्रोसेस हो रहा था जिसकी वजह से उसका मीट नरम हो जाए, सिम कट होकर। यहाँ हम एमेलिया को देखते हैं जो अपने ग्रुप की अकेली बची थी। इस टाइम वो अपना एंकल मॉनिटर उतारने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जाकर अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को बचा सके और इतने में ही कोई ऊपर की तरफ से उसके पास चाबी फेंकता है। ये कोई और नहीं था बल्कि बिग मैक था जिसने जेम्स की चाबी चुरा ली थी। इसी चाबी से वो अपना एंकल मॉनिटर खोलकर यहाँ से बाहर जाती है और उसका ध्यान जाता है उसी डार्क ग्लास पे जिसके बारे में ये लोग हमेशा बात किया करते थे। गुस्से में एक चेयर उठाकर वो ये ग्लास तोड़ देती है और वहाँ उसे बहुत से कंप्यूटर दिखाए जाते हैं जहाँ बैठकर बहुत से लोग इन्हीं लोगों पे नजर रखा करते थे। इससे पहले कि वो कहीं और चले जाती, जेम्स यहाँ आकर उसके भी गले में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो वो एक वार्ड में जेपी के साथ थी और दोनों ही अब आधे आधे बूढ़े हो चुके थे। इनके सामने एक टीवी चल रहा था जहाँ फिर निनी उस पॉलिटिशियन की एक बहुत नफरत भरी स्पीच थी इन इमिग्रेंट लोगों के लिए। ये स्पीच सुनकर इनका गुस्सा और भड़क जाता है और ये लोग वादा करते हैं कि जरूर यहाँ से निकलकर ये लोग इस आदमी के बुरे इरादों को एक्सपोज करेंगे, यानी सबके सामने लेकर आएंगे। यहाँ से निकलने से पहले जेपी अपनी बहन लिली से मिलकर जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे भी यहाँ से जरूर निकाल लेगा। इससे पहले कि ये लोग वार्ड से निकल पाते, जेम्स और सिंथिया के साथ वो दूसरी लड़की इंजेक्शंस की ट्रेल लिए यहाँ आ जाते हैं ताकि वो इन लोगों को और वीक कर सके। इन्हें देखते ही कि मेलिया अपनी टांग से इनकी ट्रॉली गिरा देते हैं। यहाँ मौजूद सब लोग जिन्हें इन लोगों ने बुढ़ा कर दिया था वो सब गुस्से में थे। सभी उठ खड़े होते हैं और इन तीनों के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। ये सब बदला लेने के लिए पागल हो रहे थे और अब इन लोगों ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। मौके का फायदा उठाते हुए जेपी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि सिक्योरिटी वाले आदमी ने उसे देख लिया। जेपी उसे मेडिसिन रूम में लेकर जाकर उसे लड़ता है, लेकिन कितना भी लड़ता वो अब कमजोर हो चुका था। इससे पहले कि ये सिक्योरिटी वाला उसे मार देता, पीछे से एंट्री करता है बिग मैक और एक रस्सी के जरिए वो इस सिक्योरिटी वाले का गला घोटते हुए उसे मार देता है। यहाँ वार्ड के अंदर लड़ाई अभी भी चल रही थी। ये बूढ़े लोग बेशक कमजोर थे लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी कि इन तीनों से लड़ रहे थे, पर ये तीनों किसी तरह इन लोगों से बचकर यहाँ से भागने में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि अब ये लोग वार्ड से बाहर निकल जाते, दूसरे वार्ड से और भी बूढ़े लोग इनकी तरफ बढ़ते हैं और अब वो इन्हें मार ही देते। लेकिन इससे पहले ही एक सिक्योरिटी वाला आदमी यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करता है जिसे बिग मैक दरवाजे में फंसाकर उसका बाजू तोड़ देता है। मौके का फायदा उठाते हुए कमेलिया जेपी की सिस्टर लिली को लेकर वहाँ से बाहर निकलकर एक लिफ्ट में आ जाते हैं। एलिवेटर के जरिए ये लोग एक ऐसे फ्लोर पर उतरते हैं जिसके बारे में इन्हें मालूम नहीं था। यहाँ से बाहर कैसे निकलना था ये बात जेपी मालूम करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ ऊपर हमें दिखाया जाता है कि बिग मैक अब इन सारे बूढ़े लोगों का लीडर बन चुका था और वो इन सबको आजादी दिलाने के लिए आगे था। ये पूरा का पूरा ग्रुप अब सड़क पे निकल चुका था। ये लोग कार में बैठी एक औरत से जब हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं तो औरत इतने सारे लोगों को देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है जेपी को जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसे यहीं पर नजर आ जाता है अपना एक दूसरा फेलो। वो इसे छुड़वाने की जैसे ही कोशिश करता है तो कोई उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये कोई और नहीं था बल्कि फाउंडर था जो जेपी को मारना चाहता था, लेकिन जेपी भी अपने पास पड़ी हुई बोतल से उसके सर के ऊपर हमला करते हुए अपने आप को छुड़ा लेता है। लेकिन जेपी क्योंकि बुरा हो गया था इसीलिए वो दूसरा इंसान दोबारा उसे काबू कर लेता है और उसे एक क्रशर मशीन के ऊपर लिटा देता है। इससे पहले कि अब जेपी मर जाता, कमेलिया फाउंडर की टांगों के ऊपर हमला करते हुए जेपी की जान बचा लेती है। यहाँ जेल के अंदर जेपी का दूसरा साथी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लगा था
जिसकी ये हालत जेपी की बहन लिली देखकर परेशान हो चुकी थी। इसी परेशानी में गलती से उसका हाथ एक ऐसे बटन पे दब जाता है जिसकी वजह से उस लड़के का जेल खुल जाता है। वो लड़का आजाद हो जाता है और मरने से पहले वो फाउंडर के ऊपर हमला कर देता है, जो फाउंडर इस वक्त जेपी को काबू में किए हुए था। मरने से पहले वो फाउंडर को मारकर उसे क्रशर मशीन के ऊपर लिटाने में कामयाब हो गया। और फिर इन तीनों ने अपनी आंखों से देखा कि इस मशीन ने उस आदमी को बर्गर पैटीज में चेंज कर दिया था। बदकिस्मती से जेपी का दूसरा साथी मर जाता है और ये तीनों अब उस फैसिलिटी से बाहर निकल आते हैं। दूर बैठे ये लोग इसी फैसिलिटी को देख रहे थे। सीन कट होकर हमें बिग मैक को दिखाया जाता है, जो अपने सभी साथियों को आजाद करके बाहर रोड पे निकला हुआ था। उन्हें ये तीनों भी नजर आ जाते हैं। जैसे ही वो इनके करीब जाता है तो इन तीनों की आंखें बंद थी। उसने इन्हें बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं उठे। उसे लगा कि ये तीनों मर गए, लेकिन ये तीनों तो सिर्फ उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। ये तीनों अभी भी जिंदा थे। इन्हीं की कोशिशों ने सभी पॉलिटिशियंस के गंदे चेहरे लोगों के सामने ले आए थे। वो पॉलिटिशियन जिसकी बर्गर चेन इन इंसानों को मारकर चलती थी, उसकी बर्गर चेन बंद कर दी जाती है। सिर्फ यही नहीं, उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसके साथ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिले हुए थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ नई हुकूमत आ जाती है जिन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छे रूल्स बनाए थे। पुराने जितने भी इमिग्रेंट्स को कैद किया गया था उन सबको भी आजाद कर लिया गया था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।